हेलो गाइस, तो ये इस ड्रामा का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आगे के पार्ट्स का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। जिया जिन को यहाँ पे बहुत ही बुरा सपना आता है कि उसका एक दोस्त जेंग ही का एक्सीडेंट हो गया है और वो पूरी तरह से इंजर्ड होकर हॉस्पिटल जा रहा है और जिया जिन कुछ कर ही नहीं पाता। इस सपने से घबरा कर वो उठ जाता है और सुबह के लगभग 3 बजने वाले होते हैं। वहीं ऑफिस में जिया जिन ने जो वादा किया है कि वो 3 महीने में अपना सच्चा प्यार ढूंढ लेगी, वो ऐप को इस्तेमाल करती है और कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे पहले पूछा जाता है कि लास्ट टाइम आपने एक लड़के से कब बात की थी और आपका दिल लास्ट टाइम कब धड़का था। तो वो सोचती है लास्ट टाइम तो मैंने अपने इन्वेस्टर्स या फिर अपने कॉलेज ऑफिस के कलीग से बात की थी और लास्ट टाइम मेरा दिल कब धड़का था। तब उसको फ्लैशबैक आता है उस टाइम का जब उसने जिया जिन को गलती से किस कर लिया था और वो सोचती है नहीं नहीं नहीं, ये क्या बकवास सोच रही हूँ मैं। और वो उसमें आंसर लिखती है, उसको याद नहीं कि लास्ट टाइम उसका दिल कब धड़का था। तो ऐप से डाटाबेस ये आता है कि आप प्यार को पाने में असफल रहेंगी, आप में कोई भी उम्मीद नहीं है हमें। और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि ऐसे कैसे कह सकता है ये ऐप। तो वो अपॉइंटमेंट लेती है लव रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का जो इसी ऐप से जुड़ा हुआ है। वो बाहर आती है और पूछती है कि जिया जिन कहाँ है, तो लोग बताते कि वो तो अभी तक का ऑफिस आया ही नहीं है। वो उसे कॉल करती है तो जिया जिन बेचारा सोया होता है। वो कहती है अगर तुम यहाँ नहीं आए ना तो हर 5 मिनट में तुम्हें ना फाइन भरना होगा। वो कहता है अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मैं बस अभी उधर पे पहुँचता हूँ। ऑफिस में जियांग एक लड़की को जिसका नाम दुक्षी है उसको काम देती है और कहती है कि ये काम तुम जियाजिन के साथ मिलकर कंप्लीट करना। और काम बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है। वो कहती है कि ये तो 1 हफ्ते में ख़त्म होगा। जियांग कहती है नहीं, ये जियाजिन की पनिशमेंट है लेट आने की कि उसे ये आज ही ख़त्म करना होगा, तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। और काम ये होता है कि उन्हें कुछ पैम्पलेट्स बांटने होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं पर कोई उनके क्वेश्चन नहीं ले ही नहीं रहा होता है। जियाजिन कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है और वो उन सारे टेम्पलेट्स को लेकर जाता है अपनी यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में तो लोग भीड़ लगा के उसके आसपास उन क्वेश्चन एरियाज को ले रहे होते हैं। 5 मिनट भी नहीं होते कि सारे के सारे पैम्पलेट्स बिक जाते हैं। और वो कहता है देखा हूँ ना मैं इंटेलिजेंट, अब मैं जियांग को कह देना कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ। दुक्षी कहती है तुम उन्हें खुद ही क्यों नहीं बताते, वो ना बहुत इंप्रेस होगी तुमने इतनी जल्दी ये काम खत्म कर दिया। वो पूछता है कि कहाँ है मिस जियांग, और मिस जियांग लव रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में पहुंची होती है। फिर वो उससे बोलने लगता है कि आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी। फिल करने के बाद जब वो उसका डाटा देखते कहते हैं कि सबसे पहले तो आप 30 साल की हो। हमारे ऐप में जितने भी लड़के रजिस्टर करते हैं उनको 18 से 29 ईयर्स की लड़कियां ही चाहिए होती हैं और आप तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हो। साथ ही आपकी हॉबी सिर्फ काम है, कोई और हॉबी आपको रखनी होगी। और आप इतना ज़्यादा कमाती हो, लड़कों को वो लड़कियाँ पसंद होती हैं जो उनसे कम कमाती हैं। जियांग कहने लग जाती है जब मैं अच्छी हूँ तो मैं खुद को कम क्यों दिखाऊं लड़कों के सामने। जो वर्कर है वो कहने लगती है पर आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, आदमियों को वो औरत चाहिए जो कि एक अच्छी हाउसवाइफ हो, बच्चों को अच्छे से पाल सके। इतनी इंडिपेंडेंट लड़कियां नहीं पसंद होती हैं आजकल के मर्दों को। और जिस तरह से आपका प्रोफाइल है उस हिसाब से आपका मैच मिलना ना मुश्किल लग रहा है। कि इतने में ही वहाँ पे जियाजिन आ जाता है और वो कहता है कि मुझे भी अपना मैच मेकर थोड़ा चाहिए। तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब वो देख लेता है चुपचाप से कि जियांग वहीं पे है और उसको वर्कर क्या कह रही है कि उसकी एज का और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको कोई मैच नहीं मिल सकता। जियांग यहाँ पे करता है चालाकी और वो एग्जैक्टली वही क्वालिटीज़ बताता है जो सारी की सारी जियांग में है। वो कहता है कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो 30 साल की होनी चाहिए, जिसकी हॉबी सिर्फ काम करना हो और जो मुझसे ना बहुत ज़्यादा कमाती हो। और बस एकदम से जियाजिन को मिल जाता है मैच। और यहाँ पे जियांग के साथ जो होती है वो भी कहती है कि आपको मैच मिल चुका है। इतने में ही जियांग जियाजिन को देख लेती है और वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जियाजिन ऐसे एक्टिंग करता है कि उसे पता ही नहीं था जियांग वहाँ पे पहले से। वो कहने लगता है अब मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना असिस्टेंट का। और वो उसके पास बैठी वर्कर को डांटने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड डिपार्टमेंट की मिस जियांग है और तुम इस तरह से बात कर रही हो इससे। वर्कर कहने लगती है अरे आप वो हैं, आई एम सो सॉरी, हमें नहीं पता था। और वो उससे माफ़ी मांगने लगते क्यों उनकी सीनियर होती है और बॉस होती है। तभी वो खुद भी कहने लग जाती है कि मुझे लगता है तुम लोग को अपनी ना नॉलेज थोड़ी अपडेट करनी चाहिए। आजकल की जो सिंगल औरतें हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, उनको लड़कों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें अप्रिशिएट करे जैसी वो हैं।
मैं टाइम टाइम पे यहाँ पे इंस्पेक्शन करते आती रहूंगी और अगली बार ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमारे कस्टमर्स को तुम अपनी बेकार बातों से ब्रेन वॉश मत करना। और जियाजिन भी इसमें पूरा पूरा उसका साथ दे रहा होता है। वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे क्या, और जो मैंने तुम्हें काम दिया था क्या तुमने वो कर दिया। जियाजिन कहता है नहीं नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने बस आपको देखा जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, और जो आपने काम दिया था ना वो मैंने 2 मिनट में कर दिया। वो बोलता है सादिया, आपने जो अंदर बात की ना मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप जैसी आउटस्टैंडिंग औरत के लिए एक आउटस्टैंडिंग मैन होना चाहिए ना, ऐसे नॉर्मल आदमी थोड़ी ना आप लोग को संभाल सकते हैं। जियांग कहती है इस बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम 100 सिंगल औरतों को लेकर आएं और आदमियों को भी, और उनकी मैचिंग करवाएं। और जियांग उसका एक बहुत अच्छा नाम भी सजेस्ट करता है। जियांग कहती है अगर तुम यहाँ आई हो तो मुझे ड्राइव करके ऑफिस पहुंचा दो। जियाजिन कहता है नहीं, मैं अपनी ना बाइक लेकर आया हूँ, आप ना सेफली ड्राइव करना, ओके बाय बाय। अब वो वापस से ऑफिस जाके उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है जो जियांग ने दोबारा से उसको दिया। उसको कोई ऐप अच्छे से डेवलप करना होता है। तभी जियांग की असिस्टेंट आती है, जियाजिन को बताती है कि ये काम तो टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट का है ना, तो बॉस ने तुम्हें क्यों दिया। जियाजिन कहता है मुझे पता है, वो ना मुझसे बदला ले रही है, उसने ऐसा किया। अब वो देख रहा होता है पर उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो कॉल करता है यूनिवर्सिटी की अपनी ही एक सीनियर को और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैंने देखा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो सेम इसी प्रोजेक्ट की तरह है, तो मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देना। और वो भी मान जाती है, कहती है कि तुम मुझे भेज दे और मैं सारा काम करके तुझे वापस भेज दूंगी। अब डुक्सी देर रात काम कर रही होती, कहती पर मैं खुश हूँ, कम से कम तुम तो मेरे साथ काम कर रहे हो। जियाजिन कहता है अरे मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डुक्सी उससे पूछते इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया काम, तो बताता है मैंने अपने सीनियर को बोला और वो ये काम कर देगी। तब वो अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है और उससे बात करने लगता है कि उसका दोस्त पूछता है ये जो पीछे तेरी लड़की है ना इसका नाम क्या है। वो बोलता है डुक्सी है। वो कहता है सच में इसका नाम डुक्सी है। वो बोलता है हाँ क्यों, तो उसके प्यार में पड़ गया है क्या। वो उसका दोस्त कहता है नहीं नहीं, तू ना जल्द से काम कर और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे, ठीक है। तभी हमें पता चलता है कि जियाजिन का ये जो दोस्त है उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी डुक्सी। वहीं यहाँ पे उसका ऐप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो पहुंचता है हॉस्पिटल में। पता चलता है कि जो मिस जिन थी वो जियाजिन की ही माँ है और यहाँ पे उसका दोस्त जेंग ही हॉस्पिटलाइज हुआ है। दरअसल जो वो सपना देख रहा था वो सपना नहीं था, वो असलियत में उसके पास्ट में हो चुका है। उसका दोस्त अभी कोमा में होता है और वो अपनी माँ से कहता है आपने मुझसे कहा था अगर मैं यहाँ आऊँगा तो आप मेरे दोस्त जेंग ही का इलाज बहुत अच्छे से कराओगे। मैं आ चुका हूँ तो अब मुझसे ज़्यादा जिद मत करो, आपको पता है कि मैं रेसर बनना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरे दिल में क्या है। इतने में उनकी बात ज़्यादा सुनता नहीं है और अपने दोस्त जेंग ही के पास पहुँचता है। वो कोमा में होता है। वो उससे बोलता है कि दोस्त मैं चाहता हूँ तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड आई होप कि जब तू ठीक हो जाएगा ना उसके बाद भी तू मुझे एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेगा। वो बैठ के उससे बात करने लग जाता है। बोलता है कि अगर तू उस दिन रेस में मेरी जगह नहीं गया होता तो ऐसा सब नहीं होता। मैं अपनी माँ को बहुत खुश कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हारा इलाज करा सके। अगर मुझे ज़िंदगी भर भी काम करना पड़े ना उस कंपनी में, मैं फिर भी करने को तैयार हूँ जब तक का तुम ठीक हो जाओ। और लग रहा होता है कि इनकी कोई बैक स्टोरी है जो आगे इस ड्रामा में पता चलेगी। वहीं दूसरे दिन जियांग उसके पास आती है, पूछते है कि ऐप खत्म हो गया। जियाजिन कहता है ऑफ कोर्स जो आपने दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तभी उसके दोस्तों का उसे कॉल आता है और वो कहता है कि रात को हम पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे। जियांग आती है और बोलती है कि क्या पार्टी करने को सोच रहे हो, पहले मुझे भेजो उसके बाद। और वो उसको ये भेज के चले जाता है पार्टी करने। वहाँ पे वो लोग ड्रिंक्स करते हैं और वो अपने दोस्तों से बोलने लग जाता है यार मेरी माँ ने ना एक डेविल बॉस को मेरे साथ लगा दिया है, तुझे क्या लगता है अगर वो प्यार में पड़ जाएगी तो मेरा पीछा छोड़ देगी। उसके दोस्त लोग कहते हैं तू अपना यूज करके उसे अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। हाँ, और यहाँ पे जो जियांग देखती है उससे उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। दरअसल दूसरी वेबसाइट ने भी सेम डाटाबेस जैसा अपलोड किया है जैसे जियाजिन ने उसे बना कर दिया था और इन लोगों की कंपनी पे कॉपी का केस हो सकता है। वो जियाजिन को कॉल करने लगती है पर जियाजिन उसका कॉल कट कर देता है और वो वहाँ क्लब में पहुंच जाती है क्योंकि उसने सुना होता है उन्हें बात करते हुए कि जियाजिन कहाँ जाने वाला है। उसे देखकर जियाजिन छुपने लग जाता है पर जैसे तैसे करके वो उसे पकड़ ही लेती है। वो उसे बताती है कि तुमने किसी और कंपनी का कॉपी क्यों किया, हम पे केस हो सकता है, तुम्हें पता है ना। जियाजिन बोलता है नहीं नहीं, जिससे मैंने हेल्प मांगी थी ना हम लोग बहुत क्लोज है, वो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। पर जियांग बोलती है अब तो ऐसा हो चुका है और तुम्हारी वजह से हम सब लोगों की मेहनत पे ना पानी फिर चुका है। जब वो रात को ऑफिस में जाकर देखता है तो बाकी वर्कर्स उसकी वजह से ओवर टाइम कर रहे होते हैं जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो उन्हें हेल्प करने को कहता है और वो लोग मान भी जाते हैं। पता चलता है कि जियाजिन को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है और वो उनकी हेल्प करता है और जल्द से जल्द उनका काम खत्म हो जाता है। पर वो
रात को इतनी लेट तक का वहाँ काम करता है कि वो सुबह वहीं पे सोया हुआ मिलता है। बाद में एक वर्कर जाकर जियांग को बताता है कि जियाजिन की हेल्प से हमने सारा जो डाटाबेस है एक रात में सही कर दिया। जियांग जियाजिन को जाकर देखती है और कहती है कि तुमने अपने गलत करने की भरपाई कर दी है, तो अब घर जाकर तुम सो जाओ। और जियांग भी घर जाके आराम करती है। उठती है, बेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है तो जियाजिन बहुत सारा खाना उसके लिए लेके आया होता है। वो कहता है कि मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरी गलती हुई वो सारी मेरी ही गलती थी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बारे में आप मेरी मम्मी को ना बिल्कुल मत बताना। ये सारी चीज़ें ना मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। पर थोड़ी देर में जियांग देख लेती है कि उसमें डिलीवरी का एक छोटा सा नोट होता है। इसका मतलब जियाजिन ने इसे बनाया नहीं बल्कि बाहर से ऑर्डर किया है। अब वो जियाजिन को कहते हैं कि जाके पहले हाथ धो, उसके बाद तुम खाना खाना, पर उसका टैब काम नहीं कर रहा होता है। जियांग कहती है मैं हेल्प करती हूँ, पर जब वो हेल्प करती है उसके बाद उसके पाइप से पानी लीक होने लग जाता है और इधर उधर बहने लग जाता है। वो कहती है अरे मेरी हेल्प करना ये पकड़ने के लिए। और जियाजिन और जियांग दोनों ने ही पाइप को टाइट से पकड़ा होता है ताकि पानी इधर उधर फैले ना। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। आगे के एक्साइटिंग पार्ट्स देखने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।